आज की कहानी बिहार के उस हत्याकांड की है जो ये साबित करता है कि पॉलिटिकल पावर के आगे अदालतों से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। सब कुछ साफ होते हुए भी अदालतें किस तरह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इस कहानी को कहते हुए हमारी भी अपनी मजबूरी है। हमारा काम तो केवल आप तक कहानी पहुंचाना है। आरोप या दोष तो अदालत ही तय करती हैं और करती रहेंगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप ही तय करें कि सच क्या है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी 24 साल पहले की है, यानी 1999 की है। बिहार में आरजेडी की सरकार थी। लालू यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थीं। पूरे बिहार में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव की तूती बोलती थी। ये वो दौर था जब बिहार में अपहरण, हत्या आम बात हो गई थी। इस बीच एनआरआई डॉक्टर बीएन सिंह का 27 वर्षीय बेटा गौतम सिंह राजनीति में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। गौतम सिंह का पूरा परिवार विदेश में ही रहता था। गौतम की साधु यादव से अच्छी खासी पहचान हो गई थी। पटना के एक बड़े व्यापारी उज्ज्वल कुमार जैन की 23 वर्षीय बेटी शिल्पी जैन से गौतम की अच्छी दोस्ती थी। पटना वुमेन्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने वाली शिल्पी मिस पटना भी रह चुकी थी। 2 जुलाई 1999 के दिन शिल्पी रिक्शे से कंप्यूटर क्लास के लिए इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिल जाता है, जिसे शिल्पी भी जानती थी। गौतम का दोस्त शिल्पी को अपनी कार से इंस्टीट्यूट छोड़ने की बात कहता है। शिल्पी उसकी बात मानकर रिक्शे से उतरकर उसकी कार में बैठ जाती है। गौतम का वह दोस्त शिल्पी के इंस्टीट्यूट न जाते हुए दूसरे रास्ते की ओर अपनी कार मोड़ लेता है। ये देख शिल्पी ने उससे कहा, इंस्टीट्यूट तो उधर है, इधर हम कहाँ जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा, दरअसल हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, गौतम भी वहां है। गौतम का सुन शिल्पी उसकी बात मान लेती है। कुछ ही देर में कार पटना के बाहर स्थित वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंच जाती है। इस बीच गौतम को पता चलता है कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है। यह सुन उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गौतम को फुलवारी शरीफ के इस गेस्ट हाउस का मतलब अच्छे से पता था। ये सरकारी गेस्ट हाउस नेताओं की अय्याशी का अड्डा था। गौतम तुरंत उस गेस्ट हाउस के लिए भागता है। गौतम गेस्ट हाउस पहुंचता है तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। शिल्पी के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। गौतम शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है तो उसे पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा जाता है। वहीं जब शाम होने पर भी शिल्पी घर नहीं पहुंची तो शिल्पी के पिता ने पुलिस में शिकायत की। अगले दिन यानी 3 जुलाई को अचानक से पुलिस रात 9 बजे पटना के एक गैराज में पहुंचती है। गैराज के अंदर गौतम की कार खड़ी थी। कार के अंदर गौतम और शिल्पी की अर्धनग्न लाशें थीं। गौतम केवल पैंट पहने था तो शिल्पी के शरीर पर केवल एक टी शर्ट थी, और ये टी शर्ट भी गौतम की ही थी। लेकिन ये आज तक पता नहीं चला कि आखिर पुलिस को इसकी खबर किसने दी। पुलिस इस गैराज तक कैसे पहुंची। पुलिस को आए आधा ही घंटा हुआ था कि तभी वहां साधु यादव अपने समर्थकों के साथ आ पहुंचा। पुलिस कार से दोनों की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस गौतम की कार को चलाकर थाने ले जाती है, जिससे गाड़ी में मौजूद सारे फिंगरप्रिंट्स बदल जाते हैं। क्या पुलिस ये सब साधु यादव को बचाने के लिए कर रही थी? लग तो ऐसा ही रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के शुरू होने से पहले ही पुलिस इसे आत्महत्या बता देती है, फिर रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। पुलिस के अनुसार दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई थी। पुलिस इतनी जल्दी में थी कि उसी रात गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या बताने वाली पुलिस से जब पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो पुलिस अधिकारी ने फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहा कि हम लोग इतने केस देख चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे बिना ही बता देते हैं कि मौत कैसे हुई है।
लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें शिल्पी और गौतम की बॉडी में लीथल एल्यूमिनियम नाम का जहर मिलता है। शिल्पी की डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया कि शिल्पी के मरने से पहले उसके साथ कई लोगों ने रेप किया था। शिल्पी के कपड़ों पर कई लोगों का सीमन मिला था। ये आरोपियों तक पहुंचने का एक बड़ा सुराग था। साधु यादव का नाम आने पर विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं। आम जनता का शक भी साधु यादव पर था। विवाद बढ़ा तो राबड़ी देवी पर दबाव बनने लगा। फिर मजबूरन सितंबर 1999 को राबड़ी देवी ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जब सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए जांच के लिए उनका खून मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके लिए सीबीआई कोर्ट जा सकती थी, पर सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। साधु यादव के मना करने के बाद सीबीआई ने दोबारा कभी भी इसकी मांग नहीं की। इसके बाद सीबीआई पर भी सवाल उठने लगे कि वह साधु यादव को बचाना चाहती है। और शायद था भी ऐसा ही, क्योंकि 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें वही कहा गया था जो बिहार पुलिस ने वारदात के बाद कहा था, यानी किसी ने उनकी हत्या नहीं की थी, बल्कि गौतम और शिल्पी ने आत्महत्या की थी। शिल्पी के कपड़ों पर जो कई लोगों का सीमन मिला था उसे सीबीआई ने पसीने का दाग बता दिया और अफसोस कोर्ट इस बेतुके तथ्य को मान भी लेता है। शिल्पी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ शिल्पी के भाई प्रशांत जैन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। तभी एक दिन उनके घर के बाहर से ही उनका अपहरण कर लिया जाता है। 2 दिन बाद वह घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला छोड़ देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये एक हत्या थी या आत्महत्या? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।